This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, रोज़ाना की तरह बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैनुल-अक़वामी और मुकामी मंडियाँ और इसके साथ साथ बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिको इकोनॉमिक और इंटरनेशनल पॉलिटिको इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कुछ स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। सबसे पहले तारुफ़ कराता चलूँ, आज मेज़बान और मेहमान के रूप में हमारे साथ होंगे जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। वेलकम करूँगा आपको शो में डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। एकेडमिक भी हैं, मईशतदान भी हैं, मुहक्किक भी हैं और टेलीविज़न एंकर भी। अच्छा, यहाँ इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि बड़ी अहमियत वाली बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर, हम कल बात कर रहे थे, शनाख्त की ज़रूरत है, हमें अपने इमेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं भाई तुम पता नहीं सुबह में क्या कड़वा खा के आते हो, मुँह से तुम्हारे कड़वा कड़वा ही निकलता रहता है पूरा दिन जी। लेकिन असल में क्या कि चीज़ अपनी है ना, तो देख के दुख होता है। बिल्कुल। जो लोग इसको पराई चीज़ समझते हैं, पाकिस्तान को, उनको दुख नहीं होता, वो खुश होते हैं जब पाकिस्तान नाकाम होता है। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर ज़रा सी भी कोई गलती है, खामी है, अपनी शख्सियत तो खैर खामियों से भरी हुई होती है इंसान की, लेकिन अपने मुल्क या वतन के अंदर कोई भी खामी खराबी देखता है तो उसको बेहतर या ठीक करने की कोशिश करता है, उसकी निशानदेही करता है या फिर उस पर मुख्तसर तनकीदी कर देता है। ज़ुबान से कम से कम अगर हाथ से रोक सके तो हाथ से रोक ले, ना रोक सके ज़ुबान से रोक ले, ज़ुबान से ना रोक सके तो कम से कम दिल में तो बुरा जाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आज आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एजुकेशन सिस्टम और इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा चोली दामन का साथ है। बिल्कुल जी। मसला हमारे यहाँ बड़ा अजीब व गरीब नौइयत का ये है कि ग्लोबली कोई ऐसा कमर्शियल ब्रांड नहीं है पाकिस्तान का। देखिए, मुकामी तौर पे छोड़ दें, मुकामी तौर पे लोगों से पूछता हूँ तो कोई बाल रंगने वाली डाई का नाम ले देता है, कहता है साहब ये वाला ब्रांड बड़ा मशहूर है। कोई किसी एक मखसूस मसाले का नाम ले देता है, बोलता है ये बड़ा मशहूर है। लेकिन अब जैसे नोकिया कंपनी थी, वो जिस मुल्क ने बनाई थी उस मुल्क की वो पहचान बन गई थी। एक मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह जर्मन ब्रांड्स हैं दुनिया भर में, जापानी ब्रांड है दुनिया भर में, हिंदुस्तान के भी चंद ब्रांड हैं पूरी दुनिया के अंदर, चीन के बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं पूरी दुनिया के अंदर, जी जी, मिडल ईस्ट, मशरिक वस्ता के बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। बिल्कुल। आप हैरान होंगे, अफ्रीका और ख़ास तौर पे नॉर्थ अफ्रीका के कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। यूरोपियाई ब्रांड तो खैर ला तादाद है। बिल्कुल ऐसे। नॉर्थ अमेरिका के अंदर USA, कनाडा और फिर मैक्सिको, क्यूबा, अर्जेंटीना, मतलब हर एक, ब्राजील, हर एक। हमारी क्या पहचान है? मैं आपसे पूछूं आज हमारी कमर्शियल ब्रांड की क्या पहचान है? जेनरिक आपने नहीं बताने, बासमती चावल प्लीज नो, अनवर अटोल आम प्लीज नो, आप मुझे ब्रांड बताएंगे कमर्शियल के, पाकिस्तानी कमर्शियल ब्रांड कौन सा? नहीं, सबसे बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि हमारे हैं कुछ कमर्शियल ब्रांड, लेकिन जाहिर है कि वो बहुत ही कुछ अरसे से, पिछले 20-25 साल से वही चल रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चंद एक ब्रांड है और वही 20-25 जो है वो चले आ रहे हैं। ना उनकी क्वालिटी में इजाफा हो रहा है, ना उनकी जिसको ब्रांड एक्सटेंशन कहते हैं, मैं टेक्निकल ज़्यादा लफ्ज़ जो है वो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन तो उसमें कोई भी किसी किस्म की भी कमी बेशी नहीं है। अब बुनियादी वजह क्या है, हम आते हैं असल मसले की तरफ। तो इसकी बेसिक रूट कॉज क्या है? आम तौर पे ये देखें कि जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स इटसेल्फ क्या है, कोई एक यूनिक चीज़ है ना, कोई कंपेटिटिवनेस है किसी प्रोडक्ट की, तो ब्रांड आता है आपकी इनोवेशन से। एक तो ज़ाहिर है कि ब्रांड पब्लिसिटी से बनता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ब्रांड या आप उससे भी पीछे आप पहले जाएं तो कोई भी जब आपकी एक चीज़ कंपेटिटिवनेस आती है तो वो आती है आपकी इनोवेशन से। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, आप कोई एक यूनिक फ़ीचर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो यूनिक फ़ीचर आपकी प्रोडक्ट का या सर्विस का हिस्सा बन जाता है, आप उसको मार्केट करते हैं, वो एक ब्रांड बन जाता है। तो इसका मसला ये है कि हमारे यहाँ इनोवेशन की कमी है, जिसकी वजह से हम ब्रांड्स या हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, जो कि अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि जी क्यों नहीं हो रही, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं टेक्सटाइल की जो कि रिकॉग्नाइज हैं, तो अगर आप उनको इंटरनेशनली कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। आप ये समझ लीजिए कि वो 2-3-4% होंगी, अगर उनका रेशो जो है वो 2 to 100 होगा। अगर एक कंट्री की 100 प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली बड़ी फेमस है तो हमारी 2 या 3। अब वजह क्या है? इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन कहाँ से आएगी? इनोवेशन आती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ये लोग ये कहते हैं कि जी जो आपकी इंडस्ट्री है वो इनोवेट करे,
इंडस्ट्री भी इनोवेशन लेती है आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, आपके एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि इनोवेशन में भी लोगों को शायद इतना, मैं उनके हमारे जो नाज़रीन हैं उनके मैं इल्म में थोड़ा इजाफा करता चलूँ कि इनोवेशन भी दो किस्म की होती है। एक है आपकी प्रोसेस इनोवेशन, जो कि हम जो अपने चीज़ें बनाने के या बिज़नेस करने के तरीके जो हैं उसमें, और दूसरी होती है प्रोडक्ट इनोवेशन। तो दोनों तरह की इनोवेशन जो है वो, स्पेशली जो प्रोसेस इनोवेशन है वो आपकी इंस्टीट्यूशन से आती है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आती है। अब हो क्या रहा है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो भी निसाब समझ लीजिए, या जो भी उसका जो तालीमी जो कुरिकुलम है वो इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि वो दैट इज़, आप ये समझ लें कि वो इमिटेशन है, बल्कि इमिटेशन भी नहीं है, वो आप समझ लें कि ब्लाइंड कॉपी है, जिसको हम पाकिस्तान में या पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में जिसको इम्प्लीमेंट करने की या एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं चंद लुकमे आपको देना चाहूँ। जी, पाकिस्तान इतने इंजीनियर बनाता रहा है। एक ज़माने में बच्चा पैदा होने से पहले ही तय हो जाता था कि इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। जी जी। शोबा तहकीक सेहत के अंदर पाकिस्तान का रिज़ल्ट 0। डॉक्टर हमने बहुत प्रोड्यूस किए। जी जी बिल्कुल। अमेरिका तक के अंदर बैठे हुए हैं। नई दवाएं, नए इलाज के तरीकाकार, जैसे आपने प्रोसेस इनोवेशन का, कोई ऐसा नया तरीकाकार जिससे शोबा सेहत के अंदर कोई बहुत को खातिर खा तब्दीली हो जाए, नहीं। फिलैंथ्रोपिस्ट हमारे पास हैं बिल्कुल, जिन्होंने अस्पतालों का नेटवर्क बनाया है। एक अलग चीज़ है ना जी। अच्छा, दूसरी जानिब आए आप, इंजीनियर हर पहले तो जो बच्चा था उसको डंडे मार मार के इंजीनियर बनाते थे कि बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, तेरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, तो अब तो तुझे इंजीनियर बनना ही पड़ेगा, या अब तू एफएससी के अंदर तूने प्री इंजीनियरिंग में नहीं गया, अब तू प्री मेडिकल में जाएगा, तू और कुछ नहीं बन सकता, या तू सॉरी तू प्री मेडिकल में नहीं गया, अब तू प्री इंजीनियरिंग में आया। डॉक्टर नहीं, हमारे यहाँ इसी तरह है, इंजीनियर को डॉक्टर, डॉक्टर को इंजीनियर, पुलिस वाले को डॉक्टर, डॉक्टर को पुलिस वाला। हमारे यहाँ बना देते हैं, कोई मसला नहीं है, चलता है हमारे यहाँ। लेकिन ये कि मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा जुबान में लुकनत की वजह से आगे पीछे हो गई चीज़ें। लेकिन बुनियादी मसला ये है कि इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट आपने क्या बताई, नील बटा नील, 0। पुल जिसकी आप मिसाल देते हैं, सक्खर का पुल, वो गोरा बहादुर बना के गया। पानी के जितने वाटर वर्क्स हैं ये सब गोरा बहादुर बना के गया। इंजीनियरिंग में नील बटा नील, एक दफा गाड़ी चलाने की कोशिश की थी पानी से, तो वो भी बड़ा मसला हो गया। नहीं, 0 मैं साफ बोलता हूं, इसमें तमाम इंजीनियरों को बोलता हूं 0। यहाँ पे इसकी बुनियादी वजह क्या है? 0 कि आपके अगेन एजुकेशनल सिस्टम है। सर आपको इतना, एक मैं जुमला बोलूंगा आपसे, जी जी बोलूंगा जरूर। सिविल इंजीनियर आपके मुल्क के अंदर इतना पैदा हुआ, मुझे एक ऐसा सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बता दो आप जो दुनिया के लिए कोई मिसाल बनाओ। 12 फ्लोर की बिल्डिंग आप नहीं बना सकते, हर छत जो है वो लीक हो रही होती है, हर बेसमेंट मैंने पूरे पाकिस्तान में देखा उसमें सेम आई हुई होती है। कौन सा सिविल इंजीनियर और क्या चीज, अचार लगाने के लिए हमने सिविल इंजीनियर बनाया? सॉरी नाराज हो जाएंगे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये फ्रैंक फैक्ट है। आप मुझे एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बताओ आप मुझे, तो एक बेचारा सिविल इंजीनियर क्या करे जब कॉन्ट्रैक्टर ने सीमेंट नहीं डालना उसमें, तो फिर तो वो होना है। खैर, मैं अब आते हैं कि वजह क्या है। वजह क्या? देखें, वजह यह है कि एक एजुकेशन में एक टर्म यूज़ होती है इंटरनेशनलाइजेशन। एजुकेशनल के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ या इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में 1 आध सेमेस्टर लगाएं, वहाँ के उनके स्टूडेंट के साथ जो है वो कुछ अपने थॉट्स एक्सचेंज करें, और फिर उनको पता चले कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, किस तरह से इनोवेशन वो उसको तो मसला हो रहा है। ये वहाँ बाहर वाले स्टूडेंट्स के साथ मिलने के लिए जाते हैं, वहीं पे शादी कर लेते हैं, वहीं रह जाते हैं, यही तो मसला हो रहा है हमें। इंजीनियर यहाँ से जो गया बाहर के मुल्क, वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिल बात करने के लिए कोई इंजीनियरिंग का काम करता, उसने जो इंजीनियरिंग की उससे उसके निकाह, उसका नतीजा निकाह में हुआ, ये शादी में हुआ। आगे ये भी अच्छा एक ह्यूमन रिसोर्स आपके कंट्री में ऐड हो जाएगा। उसके सम्राट जो है वो आगे असल में गए। डॉक्टरों का भी मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भी सारे यहाँ पर वहाँ अमेरिका माइग्रेट करके गए, वहाँ लोगों के साथ जो और अपने साथ तालिब इल्म थे उनके साथ मिले मिलाए और उनके साथ शादियां करके वहीं मेडिकल अस्पतालों में रह गए, काम कोई नहीं किया। अब ये भी नहीं हो रहा, अब ये भी अब देखेंगे। मुझे तो इस तरह लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो एक आइसोलेशन में जा रहा है। क्यों? कल परसों आप देखें, कल की बात है कि इंटरनेशनल जो रैंकिंग, पासपोर्ट्स की रैंकिंग दी गई है, पाकिस्तान इज़ द सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का। मुझे तो एथोपिया से, सोमालिया से, शाम से, इराक से, ईरान से ये हमारा पासपोर्ट जो है ये बुरा समझा जाता है। ठीक है जी। अफ़गानिस्तान इज़ द नंबर 1 एंड पाकिस्तान इज़ द नंबर 2। ये हम सब के लिए और हमारे हुक्मरानों के लिए ये शर्म की बात है कि आप लोग यहाँ पे
इस मुल्क को खाने में लगे हुए, खुदा का खौफ करो यार। ये जो मुल्क है आपने इसको लूट लूट के इसको इस नहज पे पहुंचा दिया कि हम बदतरीन पासपोर्ट दुनिया का। आप हमें खुद अली भाई मुझे यकीन करें कि शर्म आती है इंटरनेशनली जब बात सुनते हुए। मुझे तो क्या हमारा मुल्क सोमालिया से, एथियोपिया से भी क्या गुजरा है? क्या हमारा मुल्क जो है वो शाम, इराक और अफगानिस्तान इन जैसे मुल्कों से भी बिल्कुल ही रह चुका है? हमारा मुल्क जो कि जिसको आप समझ लीजिए 14 अगस्त हम अभी मनाने जा रहे हैं, तो हम बड़ी वो नारे और बातें कर रहे हैं। तो आप देखें कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स देता हूँ कि इनोवेशन में दुनिया का 4th, एक्सपोर्ट्स आपकी जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल में दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है। लेबर फोर्स के हवाले से यूथ में दुनिया के वन ऑफ द कंट्रीज विच हैव द हाईएस्ट यूथ 66-67%। टैलेंट दुनिया का सबसे ज़्यादा हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास, रिसोर्सेज सारे हमारे पास। तो ऐसी क्या वजह है कि जिसने हमें दुनिया के वर्स्ट पासपोर्ट में खड़ा कर दिया? इसका मतलब ये है कि दुनिया में हम कहीं पे भी आगे नहीं जाने, हम काबिल ही नहीं है। जहाँ पे जिस एयरपोर्ट पे, श्रीलंकन एयरपोर्ट पे जाते हैं वो भी आपको साइड पे लगा देते। मेरे साथ तो बड़ी बुरी हुई है, मैं आपको बताऊं। एक तो वैसे ही मेरी पता नहीं शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं कोई गड़बड़ बंदा हूँ। एक दफ़ा यूएई गया, वहाँ आराम से एयरपोर्ट से निकल रहा था, शुरते ने पकड़ लिया, बोला आओ तुम लाहौर से आया है। मैंने बोला आया तो हम कराची से, लेकिन पीछे से हम लाहौर से भी है, तुम्हें कैसे पता? कहता है हमें पता है तुम्हारा शक्ल देख के। अरबी था, उर्दू। हाँ हमारा मुसलमान भाई था, हमारी उम्मत उम्मा उम्मा कर प्यारे उम्मा उम्मा डिस्को डांस। तो उसने कहा बेटा आओ जरा इधर आ जाओ। तब मैं यंग था, उसने पूरा बैग खोला, सब फाड़ा वाड़ा सब देखा, चरसनी लेकर गया था। हर बंदा मोहम्मद आसिफ थोड़ी होता है। नहीं मैं तो ऐसी इशारतन बोल रहा हूँ, कोई क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा मैं, वो लेकर गया था। मैं तो वैसे ही आया रैंडम नाम आपको। तो उसने जनाब पूरा बैग बॉग हमारा, मैंने कहा यार ये तो मुस्लिम उम्मा ने हमारी इतनी बेइज्जती की है। खैर इधर भी बेइज्जत होके आ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, टर्की गया, इस्तांबुल में, तो बीवी के साथ था अपने। तो जनाबे वाला एयरपोर्ट पे उसने रोक लिया, बोलता है व्हाट इज़ योर नेम? मैंने कहा अली नासिर। बोला अली रुक जा। उसके बाद जनाबे वाला जो अवामी जिल्लत हुई आपके भाई की वहाँ पर, बैलुल बीतर वाला मुल्क है, ये बहुत इश्क ममनू करते हैं ना, वो उन्होंने गंद की। फिर उसके बाद जनाब 1 घंटा उन्होंने रुलाया, ऐसे मुझे लगा अभी दहशत गर्द हूँ। और तुर्की वाले बात भी नहीं करते, पता है वो बात कोई नहीं करते, ना उनको उर्दू ना अंग्रेजी, वो फुल तो अब तैयब अर्दोगान स्टाइल। सर यहाँ खत्म नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। बरतानिया गए, बरतानिया, मैं और मेरी वालदा जब मैं छोटा बच्चा था, रोक लिया उसने एयरपोर्ट, किधर जा रहे हो? पूरा बैग फाड़ दिया, यकीन करें पूरा बैग फाड़ दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। उसका लॉक भी टूट गया, खराब हो गया, बैग में चोरियां भी हुई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। खैर ये मसला अमेरिका में सुने, वहां गया तो एक अफ्रीकी निजात खातून थी, आप पता है अफ्रीकन अब तो कहते हैं ना, तो अब स्याफाम नहीं कहते ना, अब वो देखी पॉन चेंजिंग, राइट। तो अब उसने रोक लिया, उसने पुलिस वाली ने भी बैग पूरा फाड़ दिए। पाकिस्तान चल भाई तेरी ऐसी की तैसी। सिर्फ 2 ममालिक में मेरी इज्जत हुई है, मैं आपको सच बताऊं, आगे का पता नहीं है। वहां पर भी जो पाकिस्तानी हरकतें कर रहे हैं, मेरे ख्याल अब हमारी वहां भी, एक चीन में और एक मलेशिया में, बेइज्जती नहीं हुई। कोरिया में गए, उन्होंने डिटेंशन रूम में बंद कर दिया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोरिया गए हम अपने उस्ताद के साथ गए। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जरा लोगों को पता लग जाए कि हकीकी, मैं तो इतना ट्रैवल किया है, मैं आपको बताऊं, मैं तो ट्रैवल करने से घबराता हूं, क्योंकि मुझे लगता है यार ये मैं जाऊंगा, मेरी जो जिल्लत होगी। बिजनेसमें एग्जीबिशंस अटेंड करने के लिए जब जाता है, हम बात कर रहे हैं ना ग्रोथ की, चलें इनोवेशंस को तो अभी एक साइड पे रखें, स्टूडेंट को भी एक तरफ रखें। अब आपका बिजनेसमैन जो कि जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है और बेचारा कहीं इंटरनेशनल पासपोर्ट नहीं लेता और वो पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके घूम रहा है, अब कहाँ जाएगा वो? उसने कहीं इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाना है, कैसे जाए? उसने किसी चलें इस मौजू के ऊपर बात करते रहते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और ये कोई भी बात मैंने मफरूज़े की बुनियाद पे नहीं की, ये सारे हकीकी वाक़यात हैं। और थोड़ा बहुत घुमा फिरा भी हूँ, लेकिन घूमने फिरने से घबराता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि हमारे ऊपर जो सफरी मामलात तो हमारे साथ पेश आते हैं एक अजनबी मुल्क के अंदर, वो बड़ी परेशान कुन होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, मेज़बान और मेहमान जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। बात ब्रेक पे जाने से पहले आप कर रहे थे कि आपने अब ये कहीं शाया हुआ होगा कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है ये, तो ये बड़ी शर्मनाक, तो पहले नंबर पे कौन आया? पहले नंबर पे अफगानिस्तान है।
बदतरीन नंबर में, बदतरीन नहीं तो अच्छे तरीन में कौन है? जर्मनी है, जिसके टॉप पे 177 कंट्रीज में जर्मन पासपोर्ट होल्डर जो है वो जा सकते हैं। देखें, इसको आप इस बात को छोड़ दें कि सोशल या रिस्पेक्ट के हवाले से, आप देखेंगे बिजनेस कम्युनिटी पे या इसका बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट आता है। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आप अगर आपके पास एक अच्छा पासपोर्ट है जिसमें आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनेशनल डील्स करने के लिए, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए, कोई भी और आपकी अपनी जो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक इंटरनेशनल डील करनी है और आपका पासपोर्ट फंसा हुआ है 40 दिन एक जगह पे, तो कैसे वो बिज़नेस फ्लोरिश करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले की वजह हम लोग हैं, बल्कि इस मसले की वजह हमसे ज़्यादा मैं हमेशा बात करता हूँ अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की, लेकिन ये जो मसला है इसकी बुनियादी वजह हमारी गवर्नमेंट है। ये अगर पब्लिक भी चाहे तो पब्लिक बेचारी क्या करेगी? अपना एटीट्यूड तो ठीक कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इंटरनेशनल इमेज तो गवर्नमेंट ने ठीक करना है ना, जो कि हमारी जो बात आप कर रहे हैं ना, साहब को बिठाया हुआ है बस, और उनको भी मतलब पता नहीं खारजा पॉलिसी कहाँ पे बन रही होती है। हूबहू एक बात जो आपने की थी ना, हूबहू वही बात हमारे साबका सेंट्रल कमांड के जो जनरल हैं अगले दिन उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कही कि मसला माशरे का पहले हल कर लो। माशरे का मसला पहले हल नहीं हो रहा, मसला माशरे का है। बिल्कुल, हमारा सोसाइटल इशू जो है, देखें सोसाइटल इशू, अब ये इंटरनेशनल रेपुटेशन की कंट्री की बात होती है तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो लोग जो कि हमारे लोग इंटरनेशनल लेवल पासपोर्ट की रैंकिंग मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से होती है, कि एक वो लोग जो हमारे यहाँ से जाते हैं उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितनी होती है, किस वो इलीगल काम कितने कर रहे होते हैं, इसकी बेसिस पे रेटिंग करते हैं वो आपके कंट्री को वीज़ा किस हद तक देना है, उसको एग्जाम्प्ट करना है वीज़ा से या नहीं करना। सेकेंडली, हमारा जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो इंटरनेशनल रिलेशंस गवर्नमेंट के, आपकी गवर्नमेंट के दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट के साथ किस हद तक जो है वो रिलेशनशिप्स अच्छे हैं। हमारे यहाँ चले किसी हद तक जैसा हमारा जो टूरिस्ट जाता है इंटरनेशनल या जो भी हमारे लोग जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उनमें और दूसरे जो कि जैसे इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया, वो हमसे ज़्यादा, अगर आप क्राइम लिस्ट में देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्राइम और ज़्यादा ड्रग जो मसला हम तीनों का ही है। हाँ, तीनों का है, तीनों का ही है। लेकिन आप ये देखें ना, हैरत ये है कि वो बॉटम 10 में भी नहीं है। एक हमें वो बॉटम 10 में नहीं है। उसकी एक एग्जाम्पल, वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व है। उनकी गवर्नमेंट को पता है कि इंटरनेशनल रिस्पेक्ट और इंटरनेशनल इंटेग्रिटी क्या चीज़ होती है। सर खादिम आपसे अब एक अर्ज़ करता है, एक बहुत बड़ा मसला और भी है। हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में मैं देखता हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ हॉलीवुड की फिल्में, उनमें सब के अंदर पाकिस्तान को बतौर दहशतगर्द मुल्क दिखाया जाता है। मैं एक वैसे बताऊँ, अभी भी एक फ़िल्म आई थी लंदन इज़ फॉलिंग या लंदन इज़ फॉलन, उसके अंदर भी पाकिस्तान के मुतालिक जो बात की गई वो भी यही सिलसिला था। अमेरिका के अंदर टेलीविज़न सीरीज़ के ऊपर भी जो चलता है पाकिस्तान, इसकी एक बुनियादी वजह आपको पता है क्या? मीडिया के अंदर पाकिस्तानी है नहीं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे फिल्म मेकर्स इतने थर्ड क्लास फिल्में बनाते हैं। अच्छा, थर्ड क्लास फिल्में तो बनाए, मौजूआत भी ऐसे थर्ड क्लास रखते हैं कि जिससे मुल्क की बहुत ज़्यादा जिल्लत और बदनामी होती दुनिया भर में। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे आपको पता होगा माशरती जुर्म होते हैं, कोई शक नहीं, और उनकी हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके अपने मुल्क को इमेज को पॉजिटिव दिखाने के लिए कितना काम करते हैं, ये भी हमें देखना है। हमारे मुल्क के अंदर एक फिल्म बनी खुदा के लिए जी, अब बड़ी मैं बताता हूं ना, बहुत सीधा जो है वो मतलब साल में एक आध फिल्म जो हमने बनी वार फिल्म बनाई हमने, फिर हमने बनाई यलगार, हमने फिल्में बनाई बहुत अपनी तरफ से, बहुत जबरदस्त फिल्में बनाई, बहुत अच्छी फिल्म थी, इंग्लिश फिल्मों की तरह की फिल्में थी, वॉर था उसमें। सर आपके यहाँ एक फिल्म बनी, उसमें आशिर साहब जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसमें किसी जागीरदार को गोली मार दी। अभी फिल्म आई जी, मैं अभी एक फिल्म देख रहा था और आपको उसके मुतालिक ही बताना चाह रहा हूं। उसने हीरो ने उनके CIA के डायरेक्टर को गोली मार दी, अमेरिका के CIA के डायरेक्टर को गोली मार दी। फिल्म का नाम है जेसन बॉन्ड। अच्छा, जेसन बॉन्ड फिल्म के अंदर उन्होंने तो बैन नहीं की। हमारे यहाँ डिस्को डांस शुरू हो गया, हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड जो है वो किसी एक्शन में नहीं आता, वो फुल एक्शन में आ गया, आशिर ने गोली मार दी। सर उस फिल्म का नाम है जेसन बॉन्ड,
अमेरिका में रिलीज हुई है, अमेरिकन एक्टर ही है उसका हीरो, और उसने CIA डायरेक्टर को गोली मार दी फिल्म के अंदर, यस ऑफ कोर्स, और उसने दिखाया कि वो शख्स जो है मुल्क के मुफादात के खिलाफ काम कर रहा है या मुल्क के कानून को तोड़ रहा है, उसने गोली मार दी। आपके मुल्क के अंदर तो इस बात पे तो फिल्म क्या बनाओगे आप जी, क्या फिल्म बनाओगे? देखिए नहीं, ये तो वो आपको सबको पता है कि ये टॉपिक्स हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सबको पता है कि वो फिल्म इस तरह की बैन क्यों की जाती है। उसमें वही लोग, उनको पता है कि हमारे मुतालिक जो है वो अवेयरनेस लोगों को आ जाएगी कि हम किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली वो सर फिल्म आप ऐसी बनाएं जिसमें पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाई दे। फिल्म आप ऐसी, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मैं कल गाड़ी में आता जाता रहता हूँ, पूरे शहर में घूमता हूँ, गरीबों के इलाके में भी जाता हूँ, अमीरों के इलाके में भी जाता हूँ। पाकिस्तान की खाक छानी ख़वातीन के तालीम के ऊपर ख़ास तौर पे रुझान है वालिदैन का, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि आप देखें कि अब इनरोलमेंट रेट की जो स्टैटिस्टिक्स है वो, और ये बड़ा अच्छा है, बड़ी खुशाइन बात है कि स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट ख़वातीन की ज़्यादा है बहुत सारे शोबों में एज़ कम्पेयर टू द मैन। बल्कि कुछ जगहों पे, मेडिकल में तो खैर पहले ही है, आप देख लें केमिस्ट्री में और साइंसेज में, जो नेचुरल साइंसेज हैं, वहाँ पे 10 to 20% जो फीमेल इनरोलमेंट है वो ज़्यादा है आपके मेल से। सो दिस इज़ आल्सो, ये बड़ा पॉजिटिव एक चीज़ है। और जिसको हमें लेके, अब मसला कहाँ पे आ रहा है ख़वातीन की, अगर मैं आपको बात बताऊँ तो वो आ रहा है आपके ग्रॉस रूट लेवल पे, जहाँ पे जिसको हम प्राइमरी इनरोलमेंट कहते हैं, जो कि बचपन में अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे देहात हैं जहाँ पर वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चियों को तालीम देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ को मतलब इम्पॉर्टेंट समझते ही नहीं है। तो उस बच्चियों के बारे में तो स्कूल का सोचते ही नहीं है। वो उनको वो कहते हैं कि ये जो है ना, इसको हम घर पे ही थोड़ा बहुत सिखा के और इसकी शादी कर देंगे जब ये 16, 17, 18 साल। सर ये सोसाइटी का इशू है, देखिए सोसाइटी का इशू है। देखिए आज मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप बेटी को तालीम, उन्होंने कहा लोग बड़ी बुरी नज़रों से देखते हैं जब स्कूल या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती हैं। शादी करते वक्त लड़की अगर ज़्यादा पढ़ जाए तो उसके रिश्ते फिर कम आते हैं। ऐसे लोगों का सोच है, तासुर, गलत होगा हाँ, लेकिन ऐसा लोगों का तासुर है। लेकिन मैंने जो देखा है, लोग तवज्जो देते हैं, लड़कियों की तालीम पे तवज्जो देते हैं। क्या कोई एक फिल्म ऐसी भी बन सकती है जिसमें दिखाया जा सकता है कि किस तरह गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं? कोई फिल्म नहीं बनेगी, कोई फिल्म नहीं बनेगी, बिकॉज इसकी सेलिब्रिटी नहीं है, इस पे ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलेगा। या कोई ऐसी फिल्म बनी जिसमें इस चीज़ को इनकरेज किया जाए कि जो आपकी फीमेल्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ, और उनको मतलब ऐसा होता है कि बच्चियां जो हैं बेचारी गुर्बत के मारे घर पे मर रही हैं, तो उनको घर वाले बाहर नहीं, शादियां नहीं हो रही, तो इस वजह से कि यार लोग क्या कहेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या रोज़गार के लिए नहीं निकलती। हालांकि अगर एक मर्द मेल कर रहा है तो इसमें इज्जत ही है ना। अब अगर ये, मुझे हमारे माशरे की बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि वही नौकरी अगर एक औरत करे तो वो उनकी बेइज्जती हो जाती है। अगर उनका बेटा नौकरी कर रहा हो तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी हमारा बेटा बैंक में है और वो बड़ा अच्छी जॉब। अगर आपकी बेटी होगी तो वो कहते हैं नहीं यार ये माशरे वाले क्या कहेंगे। और फिर हमें अपनी भी, मर्दों की भी समझ नहीं आती कि हमें खाम में जो है ना, अगर हमारे साथ में कोई फीमेल कोलीग बैठी हो तो खाम ही जो है वो बड़ा शैतान, अच्छा खासा शरीफ आदमी जो है ना वो बड़ा वो बनना शुरू। तो ये हमारी जो सोसाइटल सोच है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ये हमारी सोसाइटी। और ये वरना मैं आप थोड़ा सा आपको ये कह दूं कि हमारी जो 50% तकरीबन जो बैठी फीमेल्स जो घर पे बैठी हैं, अगर इस सोसाइटल सोच को चेंज कर दिया जाए तो हम इसको मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। ये इतने लोग जब मेन स्ट्रीम में आएंगे तो आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि किस हद तक हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या हमारा बिजनेस कितना फ्लोरिश करेगा। मैं आपको एक चीज़ वैसे बताऊं, मेरा जो दिल कहता है वो ये है कि देखें, पाकिस्तान का इमेज इम्प्रूव करने के लिए मुकामी तौर पर भी और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी फिल्में बनानी पड़ेंगी ऐसी, और फिल्मों के अंदर पाकिस्तान का मस्बत तासुर देना पड़ेगा। जान रैम्बो तक ठीक था सब कुछ, तब तक ये मुजाहिदीन थे जो आज तालिबान है। हमारा माशरा भी इसी चक्कर में ही, आपको पता है। मैं तो छोटा सा बच्चा था तब भी मुझे पता था ये जंग है, लेकिन लोग यहाँ पर बोलते थे कि जी ये, आज हर कोई बुराई करता है उसके बारे में, और उसके हमारी मईशत के ऊपर जो असरात मुरतब हुआ है छोड़ दें। बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर मैं आपको बताऊँ, आप बात कंटिन्यू कीजिए उसके बाद, कि हम जो अफ़गानिस्तान का और ये जो टेररिज्म का की वजह से पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी थी उसको बिल्कुल ही नेगेटिवली डाइवर्ट कर दिए। अगर ये चीज़ ना होती हमारी हिस्ट्री में तो हो सकता है कि हम बहुत आगे जा चुके होते। हालांकि इस तरह कहना कि ये होती या ना होती,
ये कोई ऐसी कोई हौसला अफजा बात नहीं होती। तो लोग ये भी कहते हैं कि ये मुशर्रफ ने करवा दिया, वरना ये भी ना होती तो नहीं, ये भी ना होती। अब सर कहने वाले तो बहुत सारी चीजें कह जाते हैं। बहरहाल प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में सर एक सवाल था, लोगों को मैंने बताना था, जी बिल्कुल, एक मुख्तसरन उसका जवाब दे देते हैं। हमारे नाजरीन बहुत ज्यादा संजीदगी से पूछ रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट का क्या होगा। आपको पता है हालिया वाकयात इस तरह के हुए हैं और पीर बाबा पिंडी वाली सरकार के ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत असर आया है। एक शख्सियत है, जी बिल्कुल, उनका नाम मैंने रखा हुआ है पीर बाबा पिंडी वाली सरकार। ये फिक्टिशियस शख्सियत है, लेकिन इनका रियल एस्टेट से ताल्लुक है। आंख फड़कना शुरू हो गई। नहीं, लेकिन बहरहाल आप मुझसे इख्तिलाफ करेंगे, बहुत सारे लोगों से वो बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान हमें ये जो जितने भी बल्कि रियल एस्टेट वाले जो ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स, हमें एक साफ सुथरी और एक अच्छी जगह तो दे रहे हैं ना रहने के लिए। मैं आपसे एग्री हूँ इस चीज पे, तो मैंने कभी डिसएग्री किया ही नहीं। मैं तो उनका नाम नहीं लेता, जो फिक्टिशियस शख्सियत है यानी जो फर्जी शख्सियत है, मैं उनका नाम नहीं लेता। लेकिन वैसे वो काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये कि असूली तौर पर वो काम, मतलब आप जो ऊपर वाला कह रहे हैं सतही काम वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन सतह से नीचे लोगों के सवालात हैं। मैं और आप नहीं उस बारे में इतना कह सकते, लेकिन लोगों ने बोला प्रॉपर्टी वैल्यूज किस तरफ जाएंगी, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ने कहा। असल में मुख्तसरन मैं बता दूं कि पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में 2-3 तरीके से पैसे आए हैं सर जी। थोड़ा मैं पहले वजाहत कर दूं। 80s में प्रॉपर्टीज में पैसा आया था ड्रग्स का और आर्म सेल्स का। जो ड्यूरिंग ज़ियाउल हक टाइम जो था वो ड्रग्स की बहुत ज़्यादा कंसाइनमेंट्स जाया करती थी पाकिस्तान से, तो उनके ऊपर ज़्यादा कैच भी नहीं था, वो यूरोप भी जाती थी। और इसी में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, मैं नहीं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा नेटवर्क। अच्छा, आपकी फिर बात मैं बार काट देता हूँ, और यही आपके पासपोर्ट की बदनामी का बाइस बना। ये जो हम बड़े ड्रग्स स्मगलर जो हैं, ये दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन। और बहुत बड़ा ड्रग फुटप्रिंट है, ड्रग स्मगलरों का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है जिसको पाकिस्तान से मंसूब किया जाता है, जो लातीनी अमेरिका में बैठा हुआ है। शायद पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, लेकिन आपको अंदाजा होगा। जी बिल्कुल, लातीनी अमेरिका में भी है, कुछ अफ्रीका के, नाइजीरिया वगैरह जो बहुत बड़ा ड्रग्स का जिसे कहते हैं ना बिजनेस है, बहुत करामत किस्म का बिजनेस चल रहा है उनका, बड़ा पैसा आ रहा है उनका, तो वो वहां पर एस्टेब्लिश हुए। तो उसका बहुत पैसा है ड्रग्स और आर्म सेल्स का, जो पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में है। अच्छा, 90s के अंदर हमने देखा प्रॉपर्टी के अंदर दोबारा से रिवाइवल सी हुई। उसमें क्या था कि हमारे पड़ोसी मुल्क से जो है ना कुछ पैसा भी हमारे मुल्क में आया। बिल्कुल, इशारतन आपको बता रहा हूँ 90s के अंदर बिल्कुल प्रॉपर्टी के अंदर कंबाइंड था, उसमें करप्शन भी थी, ड्रग्स भी थे और उसमें पैसा था। अच्छा, 2000 के बाद मुशर्रफ दौर के अंदर जो प्रॉपर्टी में बूम आया, ये बेसिकली एक्सपैट पाकिस्तानीज का पैसा था, जो खौफ व हिरास के मारे, आप पता होगा 9/11 के होने के बाद रिवर्ट करके पाकिस्तान आया। तो आजकल जो पैसा आया पाकिस्तान के अंदर, ये आया था बेसिकली अभी जो ये प्रॉपर्टी बूम, एक क्रिकेट सट्टे का पैसा था सर जी। जो क्रिकेट सट्टे का बहुत ज्यादा पैसा था, तकरीबन अरबों डॉलर के अंदर कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं। नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं नाज़रीन, मैं नहीं बोल रहा। ये पाकिस्तान के अंदर उसको ब्लैकआउट कर दिया जाता है, लेकिन बेसिकली क्या है कि क्रिकेट सट्टे में बहुत पैसा बना, उसको पाकिस्तान के अंदर किसी ने चैनलाइज किया था। अच्छा, कुछ अरसे से कुछ इदारे, मैं नहीं किसी का नाम लेना चाहूँगा, कुछ इसको वॉच कर रहे थे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। और जब ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब शुरू हुआ तो इकोनॉमिक टेररिज्म की एक टर्म आई थी। बिल्कुल, तो मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि वो इकोनॉमिक टेररिज्म को कैप करने का एक तरीकाकार ये भी है कि प्रॉपर्टी में जो काला धन या ऐसा पैसा जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी रोकथाम की जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मैंने कोई नाम अच्छा, वैसे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना, आपकी बात को मैं सेकंड करते हुए ये बताऊं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आज से नहीं 70 से, जो अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री देखें तो आ रही हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो रियल इस्टेट है उसमें अंडरग्राउंड इकोनॉमी पैसा इन्वेस्ट करती हैं। अंडरग्राउंड इकोनॉमीज वो होती हैं, वो जितनी भी इलीगल बिजनेस है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, चाहे वो जैसे बैटिंग गैम्बलिंग का है, चाहे वो आप अगर वहाँ पे फाइन या ये सॉरी वाइन वगैरह या जो वो मना है, अल्कोहल अगर मना है, तो जितनी भी अंडरग्राउंड इकोनॉमीज हैं जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, वो सारे का सारा आता है रियल एस्टेट में। ये पाकिस्तानी डेवलपिंग कंट्रीज का एक फिनोमेना है। अब इसको बल्कि ग्लोबली कह लें, ग्लोबली फिनोमेना। अच्छा, वक्त हमारे पास खत्म हो गया, ये बड़ा तवील मौजू है। लोगों ने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का भी बोला था, उसके बारे में भी बात करेंगे, ओपन प्लॉट वैल्यू कैलकुलेशन के बारे में भी बताएंगे इनको जी। तो लेकिन आने वाले दिनों के अंदर। डॉक्टर शुजात, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने आज गुफ्तगू की, मेरे ख्याल बहुत सारे मौजूआत उसमें कवर हो गए, और रियल एस्टेट का बहुत आम मौजू उसमें कवर हो गया। बिजनेसमैनों को मुश्किलात वीज़ा लेने के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, वो भी कवर हो गया। देखें, अब आवाज़ है नौजवानों की। वो लोग जो पहले का दौर था, वो पहले का दौर पहला रह गया, वो पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब तक महदूद रहे तो बेहतर है। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है
तो वी हैव टू कम अप विद वायबल, कॉम्पिटेंट एंड एप्लीकेबल सॉल्यूशंस टू पाकिस्तान प्रॉब्लम्स। यहाँ पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मुतारिक, आपके पैगामों के मुंतज़िर, अली नासिर, डॉक्टर शुजात मुबारक और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।